तो हेलो स्टूडेंट्स, आ गए हम लोग थर्ड नंबर के वीडियो पर, यानी थर्ड चैप्टर दैट इज स्फीयर ऑफ अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए इस चैप्टर को, और इसके थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग देखते हैं कि इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट है और क्या थ्योरी है। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कर प्रयास में, और वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। थर्ड चैप्टर, स्फीयर्स ऑफ अर्थ। द एरिया ऑफ अर्थ सरफेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इंटरकनेक्टेड स्फीयर्स। 4 इंटरकनेक्टेड स्फीयर में इसको डिवाइड किया जाता है, जिसका नाम है लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, ठीक है। आप बोल सकते हो दिस इज लिथोस्फीयर, आप बोल सकते हो दिस इज एटमॉस्फेयर, आप बोल सकते हो दिस इज हाइड्रोस्फेयर, और आप कह सकते हो दिस इज बायोस्फेयर, ठीक है। सो आप याद रख सकते हो इसको LAHB से, ठीक है, LAHB से, ठीक है। लिथियम, एंटीमनी, हाइड्रोजन, बिस्मथ। लिथियम, एंटीमनी, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन में H होता है, Y नहीं होता है, सो हाइड्रोजन या HY से हाइड्रोजन एंड BI से बिस्मथ, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। दीज आर द 4 इंटरकनेक्टेड पार्ट्स दैट मेक अप द अर्थ सिस्टम, ठीक है। अब क्या क्या हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ 4 स्फीयर्स के बारे में, यानी एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए आप जरा, हम लोग इसके ओवरव्यू को देख लें। दिस इज एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग जो भी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कैसा होता है ये हम लोग जानने वाले हैं। इसके बाद ये सारा कुछ जो भी स्ट्रक्चर है वो होने के बाद हम लोग हाइड्रोस्फीयर पर आएंगे। हाइड्रोस्फीयर में जो भी वाटर के जो भी चीजें हैं, स्फीयर में जो भी आता है, ओशन वगैरह, इनको हम लोग जानने वाले हैं। देन हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं। लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और लिथोस्फीयर में क्या चीजें हैं, मेजर प्लेट्स क्या है, नहीं है, वो सारा कुछ देखने वाले हैं। एंड लास्टली बायोस्फीयर को पढ़ेंगे, बायोस्फीयर एज इट्स एंड इट्स लिमिट, बायोस्फीयर का क्या लिमिट होता है वो हम लोग जानेंगे। इसके एनर्जी कंपोनेंट्स को जानेंगे, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स को जानेंगे, एंड देन फिर नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप ऐसे चैनल कर प्रयास में। तो अर्थ 4 स्फीयर क्या क्या है। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम, ये आपको पता होगा, ये थर्ड प्लैनेट है ना। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल यूनिक एलिमेंट्स एंड हैज डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोजिशंस व्हिच अफेक्ट वेरियस प्रोसेसेस ऑन द अर्थ डिफरेंटली, ठीक है। जहां चीजें समझ में नहीं आएंगी वहां पर कुछ ऐसी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज इसे मैं रीड करते जा रहा हूं, है ना। These properties, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने से थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, ये नोट्स है ना, तो नोट्स में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है। These properties and processes are combined to form the earth system, ये सारा कुछ अर्थ सिस्टम बनाता है। The earth system can be placed into 4 major subsystems। अब ये जो अर्थ का सिस्टम है इसको हम लोग प्लेस करते हैं 4 मेजर सब सिस्टम के अंदर में। क्या क्या है इसके अंदर, लैंड है दैट इज जमीन, वाटर है दैट इज पानी, लिविंग है, लिविंग थिंग्स है यानी जीव जंतु, एंड एयर है दैट इज हवा। तो हवा, पानी और जमीन ये जो है वो नॉन लिविंग है, एंड लिविंग थिंग्स यहां पर आ गए। सो दीज 4 सब सिस्टम्स आर कॉल्ड स्फीयर्स ऑफ अर्थ। तो स्फीयर ऑफ अर्थ में क्या क्या आता है ना। स्फीयर ऑफ अर्थ में एटमोस्फेयर है, राइट, दैट इज एयर। हाइड्रोस्फीयर है दैट इज वाटर, लिथोस्फीयर है दैट इज लैंड, एंड बायोस्फीयर है दैट इज लिविंग बीइंग्स, है ना, जीव जंतु जो भी हैं, प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, वो सब कुछ। तो 4 स्फीयर ऑफ द अर्थ आर डिस्कस्ड बिलो। सबसे पहला नंबर आता है एटमोस्फेयर का, ठीक है। अब एटमोस्फेयर में जो भी होगा क्या होगा, गैसेस वगैरह रहेंगे, वाटर वेपर्स होगा, ठीक है, या सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होंगे वो होगा।
So the envelope of gases surrounding the planet Earth is called atmosphere. Clear? Earth's atmosphere is a dynamic mixture of various gases. ये क्या है? एक dynamic mixture है. Some of the gases are approximately well mixed and other gases vary in their proportion in both space and time. है ना? किसी किसी जगह में वो ज्यादा मिलेगा, किसी समय में वो ज्यादा मिलेगा, किसी समय कम मिलेगा, किसी जगह में कम मिलेगा, किसी समय में या किसी जगह में वो ज्यादा मिलेगा. ठीक है. द एटमोस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस. एटमोस्फेयर का कंपोजिशन क्या है? अगर एटमोस्फेयर के कंपोजिशन का हम लोग बात करें तो एटमोस्फेयर किन चीजों से मिलकर के बना है? तो गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल. सी यहाँ पर वाटर नहीं लिखा है, यहाँ पर वाटर वेपर लिखा है, क्योंकि वाटर अगर होगा तो वो नीचे जमीन पर होगा. ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर. लेकिन जब वाटर वेपर होगा तो वाटर वेपर जमीन पर ऐसा सच नहीं रहेगा, वो वेपर बन करके हवा की तरह, गैस की तरह, एयर की तरह, ठीक है, यानी गैस की तरह वो ऊपर उठेगा और वो एयर का एक पार्ट बन जाएगा, है ना. सो गैसेस है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है, ये इसका कंपोजिशन है. द एटमोस्फेयर इज सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम. बिकॉज क्यों है इंपॉर्टेंट? Because the life on Earth's surface would not be possible without the atmosphere. This is very important. Atmosphere also filters the ultraviolet radiation. यही जो है वो ultraviolet radiation को filter भी करता है. Coming from Earth and thus protect the Earth. Coming from sun, कहाँ से आ रहा है ये? Coming from sun and thus protects the earth from becoming too hot. बहुत ज्यादा गर्म होने से अर्थ को ये बचाता है. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहां से आ रहा है? सन से आ रहा है. ठीक है. The atmosphere is bound with Earth's surface with the gravitational force of Earth. क्लियर? ये सब जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से बॉन्ड होते हैं. कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर की बात करें, द अर्थ्स एटमोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, water vapor and dust particles or particulates surrounding the earth up to approximately 10,000 किलोमीटर above the sea level. ये डेटा अपने को याद रखना है, ये फिगर याद रखना है. सी लेवल से 10,000 किलोमीटर ऊपर तक ये जो रीजन है ये हमारा अर्थ का एटमोस्फेयर कहलाता है. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. अब यहां पर मेंशन है क्या? द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमोस्फेयर आर एज फॉलोस. 3 कंपोनेंट थे, गैसेस थे, वाटर वेपर था और डस्ट पार्टिकल था. ठीक है, तो अब इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले. गैसेस क्या क्या है? सबसे पहला है नाइट्रोजन, N2. इट डज नॉट इजिली इंटर इनटू केमिकल यूनियन विथ अदर सब्सटेंसेस. मतलब बहुत जल्दी ये किसी से केमिकल रिएक्शन नहीं करता है. And can be thought of primarily as a neutral filling substance है. Very little amount of nitrogen is absorbed by soil bacteria. बहुत कम amount नाइट्रोजन का जो होता है वो soil bacteria द्वारा absorb होता है and used by plants. It constitute about 78% of volume of all gases of atmosphere. एटमोस्फेयर में जितने भी गैसेज हैं उसमें 78% नाइट्रोजन है, यानी मैक्सिमम अमाउंट किसका है? नाइट्रोजन का है. ठीक है. नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑल्दो कंस्टिट्यूटिंग ओनली 21% है. ठीक है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है. ऑफ टोटल वॉल्यूम एटमोस्फेयर ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अमंग गैसेस. आप जान ही रहे हो क्यों? क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, लेकिन प्लांट रेस्पिरेशन भी करता है, इसीलिए ऑक्सीजन उसको चाहिए. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनहेल ऑक्सीजन. बिसाइड्स ऑक्सीजन कैन कंबाइन विथ अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जैसे किसी भी मेटल का ऑक्साइड बनाना, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाना. ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो कंबशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन. कंबशन जो है ये भी पॉसिबल नहीं है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो कंबशन भी नहीं होगा. नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड. ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला क्या है? CO2. ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड कंस्टिट्यूट ओनली 0.03%. देखो कितना कम है, कहाँ तो 21% और कहाँ 1% भी नहीं है, 0.5% भी नहीं है, 0.03% है. Of the total composition of atmosphere, it is important in all atmospheric processes because of its ability to absorb heat. ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर लिबरेट होगा तो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, है ना. दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. इट अलाउज द लोअर एटमोस्फेयर टू बी वार्म्ड बाय आइसोलेशन कमिंग फ्रॉम द सन एज वेल एज रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ठीक है, सन का लाइट आया, अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर वापस गया, है ना. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेयर नहीं होगा तो लोअर रीजन जो है वो हॉट नहीं रहेगा, वो गर्म नहीं रहेगा.
है ना। ज्यादा CO2 हो जाएगा तो ज्यादा गर्म हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो वेरी बैड। Green plants in the process of photosynthesis utilizes this carbon dioxide from the atmosphere and converting it with water into solid hydrocarbon in the presence of water, है ना। ये इसको solid hydrocarbons में convert करता है। solid hydrocarbons का मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, ऑयल्स हो गया, है ना, प्रोटीन्स वगैरह सब में लेकर के आते हैं along with other some न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। थर्ड आता है ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला है O3। इट इज एन अनदर इंपॉर्टेंट गैस इन द एटमोस्फेयर विच इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बट देयर आर थ्री, दिस इज मेड अप ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इट फॉर्म्स ऑलमोस्ट, बताओ, 0.00005% बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमोस्फेयर एंड इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत मतलब यहाँ पर जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल इक्वल है, यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, थोड़ा सा ज्यादा थिक होगा, थोड़ा कम होगा, बस। सो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओजोन इज फॉर्म्ड एट हायर एल्टीट्यूड। सी, हायर एल्टीट्यूड में ये मिलता है या हायर एल्टीट्यूड में ये बनता है, फॉर्म होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये फॉर्म होता है एंड ट्रांसपोर्टेड डाउनवर्ड, क्योंकि हेवी हो गया तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ओजोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लॉकिंग द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, ठीक है। कौन सा रेडिएशन आ रहा है सन से? हार्मफुल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इंपॉर्टेंट, क्या? आर्गन, है ना। अब आर्गन का क्या कहानी है कि अ वेरी लिटिल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आर्गन इज AR। अ वेरी लिटिल परसेंटेज ऑफ आर्गन इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर बीइंग इनर्ट। ये इनर्ट गैस है ना। आपको पता होगा इनर्ट गैस क्या होता है, जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो फुलफिल हो जाए या फुलफिल रहे। इट इज नॉट ऑफ मच यूज इन नेचुरल प्रोसेस, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एटमोस्फेयर फॉर कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूजेस। एग्जांपल, लाइट बल्ब में, वेल्डिंग में आर्गन गैस की आवश्यकता पड़ती है, ये इनर्ट होता है इसलिए। अदर गैसेस फाउंड इन अ मोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटीज इन द एटमोस्फेयर आर नियॉन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, क्रिप्टन है, जेनन है, ये सारे भी मिलते हैं लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलते हैं। तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, नाइट्रोजन 78% अबाउट, ऑक्सीजन इज 20.9 यानी 21% अबाउट, आर्गन इज 0.93% बाई वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन का बात करें 0.002, है ना। और आपका ओजोन नहीं लिखा है यहाँ, है ना, तो ओजोन डाल दो आप, O3 ओजोन, दिस इज O3, और इसका परसेंटेज कितना था? 0.0005, ठीक है। दिस इज 0.00005%, जस्ट लाइक हाइड्रोजन, ठीक है। ये इतना है। आते हैं आगे, वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है? इट इज एन इंपॉर्टेंट गैस इन द एटमोस्फेयर विच डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे वाटर वेपर क्या होगा? डिक्रीज होगा। इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स, वार्म हो या वेट हो, इट मे अकाउंट फॉर 4% ऑफ एयर बाई वॉल्यूम, while in the dry and cold areas of desert and polar regions it may be less than 1% of the air। क्योंकि जो ठंडी जगह है या जो सूखा जगह है वहां पर वाटर वेपर कम देखने को मिलेगा, है ना, बाकी में वाटर वेपर ज्यादा देखने को मिलेगा। वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम द पोल्स टुवर्ड्स इक्वेटर, यानी अर्थ के, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, साउथ पोल है, एंड दिस वन इज द इक्वेटर। तो जब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगे या साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तब ये जो वाटर वेपर है ये डिक्रीज होगा, है ना। वाटर वेपर जो है ये डिक्रीज होगा जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर की तरफ जाते हैं वैसे। क्यों? क्योंकि ठंडा एरिया यहाँ ज्यादा होगा, ठंडा एरिया यहाँ ज्यादा होगा, ये इक्वेटर है, गर्म एरिया है, तो यहाँ पर क्या होगा? वाटर वेपर कम हो जाएगा। इट एब्जॉर्ब्स द insolation from the sun and preserve the earth's radiated heat, यानी ये अर्थ का जो भी हीट रेडिएट होकर के यहाँ से टकरा के जो बाहर जा रहा है, अगर वाटर वेपर यहाँ है तो क्या करेगा? इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। द एटमोस्फेरिक वाटर वेपर इज रिसीव्ड थ्रू द इवेपोरेशन से। कैसे कैसे बन रहा है ये? इवेपोरेशन के द्वारा हो रहा है, आप जान रहे हो इवेपोरेशन क्या है। एंड ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज लाइक सी है, ओशन है, लेक से, पॉन्ड्स है, एटसेट्रा है। और ट्रांसपिरेशन जो है प्लांट वगैरह भी ट्रांसपिरेशन करते हैं, ठीक है, एंड प्लांट्स एंड ट्रीज रेस्पेक्टिवली। तो इवेपोरेशन कहाँ से हो रहा है?
सी से, ओशन से, लेक से, पॉन्ड से, ऑब्वियस सी बात है ये लोग ट्रांसपिरेशन तो नहीं करेंगे। ट्रांसपिरेशन का काम जो है वो प्लांट्स का ही है, ट्रीज का ही है, ठीक है। सो ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर कहाँ से हो रहा है? प्लांट्स एंड ट्रीज से हो रहा है। मोर देन 90% ऑफ टोटल एटमॉस्फेरिक वेपर इज फाउंड विद इन द हाइट ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। टोटल कितना एटमॉस्फेयर है? 10,000 किलोमीटर। और वाटर वेपर का कहानी क्या है? 90% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है वो विद इन हाइट ऑफ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंदर में ही मिलता है। सोचो क्यों? क्योंकि वाटर वेपर है, भारी है, बहुत ज्यादा ऊपर अपने से नहीं जा सकता। ये तो गैस के फॉर्म में है, इसका काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए बेचारा थोड़ा सा उठ भी गया है ना। लेकिन इसको खींचने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी तो लग रहा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता है। कुछ एक आध चले गए तो चले गए, अदरवाइज सारे नहीं। वाटर वेपर इन द एयर क्रिएट सेवरल फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। अब यही कंडेंसेशन का कारण है। वाटर वेपर है, ठंडा का जगह मिलेगा और अनुकूल वातावरण मिलेगा, है ना, तब जाके कंडेंसेट करेगा और कंडेंसेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा और ये फॉग बनाएगा, क्लाउड बनाएगा, ड्यू बनाएगा, रेनफॉल होगा, हेल होगा, एटसेट्रा। ये सारी चीजें देने का काम वाटर वेपर ही करता है। वाटर वेपर के कारण ये होता है। नेक्स्ट है डस्ट पार्टिकल, पार्टिकुलेट मैटर। सो पार्टिकुलेट मैटर क्या है? इट इज द सम ऑफ ऑल सॉलिड्स एंड लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर। The solid particles of particulate matter present in the atmosphere includes dust है, salt है, pollen है, salt भी होता है भाई, smoke है and soot है। These particulates help in scattering of solar radiation. Solar radiation को scatter करता है, बिखेर देता है, right? Which adds varying colors to the atmosphere. इस कारण से atmosphere के बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं। The sky appears blue in color due to selective scattering of solar radiation by dust. अगर डस्ट पार्टिकल ना हो तो स्काई ब्लू भी नजर नहीं आएगा। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, ऐसा कोई कलर नहीं है ना। आप स्पेस में जाकर के स्काई को देखो, आपको कोई कलर नजर नहीं आएगा, लेकिन आप अर्थ पे खड़े होकर के अगर स्काई को देखते हो तो आपको ब्लू कलर नजर आता है। दैट ब्लू कलर इज ओनली बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। Salt particles become hygroscopic nuclei and help in formation of clouds, water drops and rain, ठीक है। Salt particle जो है इन सब चीज को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, डस्ट पार्टिकल। These are small solid particles in the atmosphere which originate from various sources including has sea salt, say fine soil ash, pollen, dust, smoke, soot and disintegrated particles of meteors, है ना। meteors जो ऊपर से आ रहे हैं, है ना, हेवनली बॉडीज, वो आकर के चूर चूर हो जाते हैं, ठीक है, आपको पता होगा ये चीज। तो मेटियोर्स के जो धूल होते हैं, डस्ट होते हैं, वही डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल ऑफ मेटियोर्स कहलाए, वो भी डस्ट पार्टिकल अर्थ का बन जाता है। अच्छा है, दूसरे जगह से कुछ अलग चीज आता है अर्थ में तो डिपॉजिट होते होते वो भी बड़ा काम आता है ना। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स अर्थ को मिल जाता है, ठीक है। सो डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर बट कन्वेक्शनल एयर करेंट्स में ट्रांसपोर्ट देम टू ग्रेट एल्टीट्यूड। जो कन्वेक्शन करंट ऑफ एयर हो रहा है उसके कारण से वो लोग ग्रेट एल्टीट्यूड में मूव कर जाते हैं। द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स ड्यू टू ड्राई विंड इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है। तो अबाउट 50% ऑफ एटमॉस्फेयर इज बिलो द एल्टीट्यूड ऑफ 5.6 किलोमीटर एंड 97% ऑफ एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 29 किलोमीटर। क्या लिखा है? 50% एटमॉस्फेयर इज बिलो द एल्टीट्यूड ऑफ 5.6 किलोमीटर। अगर ये अर्थ है और ये अगर एटमॉस्फेयर है, ये हम लोग एटमॉस्फेयर का बात कर रहे हैं इसके, ठीक है, मान लो ये सही हाइट है, तो यहां पर जो 5 किलोमीटर का है रेंज, सपोज दिस इज 5 किलोमीटर, तो इस 5 किलोमीटर के रेंज में ही 5.6 किलोमीटर का रेंज मान लो, तो यहां पर 50% एटमॉस्फेयर आ गया, है ना, एंड 97% ऑफ एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 29 किलोमीटर। तो ये कितना था? 5.6 किलोमीटर था, और ऊपर अगर और 29 किलोमीटर बढ़ जाए, है ना, यहां से यहाँ 29 किलोमीटर, तो वहां 97% एटमॉस्फेयर हो जाता है। टोटल कितना है ये?
टोटल कितना है सरफेस से, ये है 10,000 किलोमीटर। आप सोच लो 10,000 किलोमीटर है, 50% एटमोस्फेयर 5.6 किलोमीटर तक समा गया। अब अगर फिर से यहाँ से चलो और 29 किलोमीटर का डिस्टेंस ले लो तो 97% एटमोस्फेयर हो जाता है, यानी बचा हुआ 3% एटमोस्फेयर जो है वो माइनस कर लो 10,000 से, उतने किलोमीटर तक ये फैला है। यानी कितना डेंसिटी इसका कम होगा, रेयरर है ये, ठीक है। द अपर लिमिट ऑफ एटमोस्फेयर इज नॉट प्रिसाइजली नोन बट इज कंसिडर्ड टू बी 10,000 किलोमीटर। कितना है वो एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो निकाला गया है वो 10,000 किलोमीटर अबव द सी लेवल ये फाइंड आउट किया गया है। आ रही है बात समझ रहे हो? चलिए, नोट्स का कुछ फायदा होता है, लास्ट टाइम रिवीजन हो जाता है। द एटमोस्फेयर इज स्ट्रक्चरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दीज आर डिस्कस्ड बिलो। क्या इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है और क्या इसका केमिकल प्रॉपर्टी है, ये अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आते हैं सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड, है ना, एटमोस्फेयर इज क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर लेयर्स, दीज आर। अब इसी एटमोस्फेयर को टेम्परेचर कैसा है और एल्टीट्यूड क्या है, यानी कितना हाइट है, उस बेसिस पर हम लोग इसको 4 मेजर लेयर में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा है आप अगर देखो तो दिस इज ट्रोपोस्फेयर, दिस इज ट्रोपोस्फेयर, राइट, okay, then stratosphere, then mesosphere, then mesosphere and then thermosphere, ठीक है। TSMT है ना, आप अगर याद कर लो TSMT और TMST, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर आते हैं इसके डिटेलिंग में कि ये चीजें क्या है। The lower most layer of Earth is known as troposphere। जो सबसे नीचे वाला है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाता है, ठीक है। सो डाउन टू अप या अप टू डाउन, ठीक है, आप इसको चाहो तो पलट लो, है ना। सबसे नीचे का लेयर क्या है? दिस इज ट्रोपोस्फेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज अ रीजन ऑफ इंटरमिक्सिंग, सही बात है, सबसे नीचे वाला पार्ट है तो ये मतलब नीचे लोअर का पार्ट है एटमोस्फेयर का, तो इंटरमिक्सिंग होगा। ऑल द वेदर फेनोमिनाज लाइक क्लाउड हो, फॉग हो, रेन हो, लाइटनिंग हो, लाइटिंग वगैरह सारा कुछ, है ना, बिजली का कड़कना, बिजली का चमकना, ये सब अकर्स इन दिस लेयर ओनली। सो दिस इज स्फीयर, इज स्फीयर है, एंड दिस इज ट्रोपो। ओके, ट्रोपोस्फेयर इज ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, फॉर ऑल द लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ इंक्लूडिंग मैन। द ट्रोपोस्फेयर इज अबाउट 15 किलोमीटर इन हाइट बट इट्स हाइट वैरीज फ्रॉम 16 किलोमीटर above over the equator to only 6 किलोमीटर above the poles। यानी पोल के ऊपर का बात करो तो 6 किलोमीटर है, इक्वेटर के ऊपर का बात करो तो 16 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। द अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज विच इज अ ट्रांजिशनल लेयर। अब जैसे ही ट्रोपोस्फेयर के अपर लेयर में पहुंचेंगे, है ना, तो ये क्या कहलाएगा अपना, ये कहलाएगा ट्रोपोपॉज, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। Now these are seasonal, there are seasonal variation in the height of troposphere during the summer। समर के समय क्या है, its height increases due to expansion and convection and during winter month its height decline। सही बात है, गर्मी के समय में इसका हाइट बढ़ जाएगा और ठंडे के समय में इसका हाइट सिकुड़ जाएगा, कम हो जाएगा। The temperature declines with altitude in troposphere, ठीक है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड यानी हाइट ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होते जाता है ट्रोपोस्फेयर के केस में। दिस डिक्लाइन इन टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट और नॉर्मल लैप्स रेट विच इज 6.5 -6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज इन
ट्रोपोपाउस। और ट्रोपोस्फेयर में जो सबसे कम टेम्परेचर होगा वो कहाँ देखने को मिलेगा अपने को, वो सबसे कम टेम्परेचर अपने को देखने को मिलने वाला है ट्रोपोपाउस में, यानी दिस इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर विच इज ट्रोपोपाउस। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट होगा, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट गैसेस, वाटर वेपर, है ना, यहाँ पर क्या क्या है, डिफरेंट गैसेस है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है विच डू नॉट अकर बियॉन्ड द ट्रोपोस्फेयर। बताइए ट्रोपोस्फेयर के बाद ये डस्ट पार्टिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा, वाटर वेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा, अगर होगा भी तो बहुत कम होगा। डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जो हैं देखने को आपको नहीं मिलने वाले। एज बियॉन्ड द ट्रोपोपाउस मिक्सिंग एंड कन्वेक्शन डू नॉट अकर, कोई मिक्सिंग या कन्वेक्शन नहीं होता है। स्ट्रेटोस्फेयर, अब स्ट्रेटोस्फेयर का क्या हिसाब है, तो स्ट्रेटोस्फेयर द लेयर जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर का जो लेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। मान लो ये ट्रोपोस्फेयर हो गया, खत्म कहानी इसका। अब यहाँ पर आ जाओ, दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो गया। The layer just above the troposphere is stratosphere. There are contrasting view over the altitude and thickness of this layer. It is considered to be only 30 kilometer. 30 किलोमीटर का है in mid latitude. Average altitude of stratosphere is thus considered to be 50 kilometer above the sea level. ठीक है, सी लेवल से 50 किलोमीटर ऊपर। द अपर लिमिट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज। जैसे यहाँ पर ट्रोपोपॉज कहा गया, उसी तरह से यहाँ पर इसका जो अपर लेयर होगा ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज जो है ये कहा जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, सो दिस इज द अपर लिमिट इज स्ट्रेटोपॉज एंड स्ट्रेटोपॉज इज अ ट्रांजिशनल लेयर। ये भी क्या है, ट्रांजिशनल लेयर है। ऑल्दो द स्ट्रेटोस्फेयर इज मोर और लेस डिवॉइड ऑफ एनी एटमॉस्फेरिक फेनोमेना एज दे डू नॉट अकर बियॉन्ड द ट्रोपोस्फेयर, बट देयर आर सम फीबल विंड्स दैट ब्लो इन द स्ट्रेटोस्फेयर अलोंग विथ सीरस क्लाउड्स। कुछ ऐसे भी विंड हैं जो सीरस क्लाउड लाइक ये चीजें जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती हैं। द टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड इन स्ट्रेटोस्फेयर। टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है विथ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए था, राइट। सी यहाँ पर क्या था, द टेम्परेचर डिक्लाइंस। यहाँ पर क्या है आप देखो, यहाँ पर है कि द temperature declines with altitude in troposphere. टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। यहां पर क्या है, द टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड इन स्ट्रेटोस्फेयर। जस्ट अपोजिट हो गया ना। स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स ओजोन। अब ओजोन कहां पर मिल रहा है, तो ओजोन मिल रहा है अपने को स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये हम लोग यहाँ मेंशन कर दें कि ओजोन जो है वो यही देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ मिलेगा तो वो अपर पार्ट में मिलने वाला है, यानी ओजोन यहाँ पर है। आइए, which is a 3 atomic form of oxygen. The lower portion of stratosphere having greatest concentration of ozone is known as ozonosphere. इसके लोअर पार्ट में ओजोन जो है वो काफी ज्यादा डेंस मिलने वाला है, और इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ओजोनोस्फेयर। इसको क्या कहते हैं, ओजोनोस्फेयर, ठीक है। आगे क्या है, सो ओजोन इज नोन एज ओजोनोस्फेयर. Ozone acts as a protective cover for biological communities in the biosphere because it protects the biosphere from absorbing harmful UV radiation. The ozone layer is damaged and depleted due to halogens like CFCs. ये सब लोग जानते हैं, फिर भी AC का यूज कम नहीं कर सकते, है ना।
which are released into the atmosphere by various human activities. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। तो ये जो भी CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना। जितना ज़्यादा हम लोग फ्रिज का या AC का यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा CFC रिलीज होता है, और जितना ज़्यादा CFC निकलेगा उतना ज़्यादा उतना जल्दी ओजोन लेयर डिप्लीट होगा, है ना। बढ़ते हैं आगे। The CFCs get into the stratosphere only when there is very high convection. बहुत ज़्यादा अगर कन्वेक्शन हुआ तभी जा करके ये स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचता है। They form harmful ozone depleting compound in the stratosphere and damage the ozone layer. इस तरह से ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है। मेजोस्फेयर में आते हैं अब। जो नेक्स्ट आया ये खत्म हो गया, है ना। स्ट्रेटोपॉज के बाद जो आता है वो आता है मेजोस्फेयर का लेयर, ठीक है। अब मेजोस्फेयर में क्या चीजें होंगी, तो मेजोस्फेयर थर्ड लेयर विच एक्सटेंड अबव स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सटेंड बिटवीन 50 to 80 किलोमीटर अबव द सी लेवल। देखो सी लेवल के ऊपर का बात हो रहा है, ठीक है। तो सी लेवल के ऊपर 50 से 80 किलोमीटर तक ये जा रहा है, यानी 30 किलोमीटर के आसपास का इसका रेंज है। टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। अब यहाँ पर जो है टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इन द मेजोस्फेयर एंड इट डिक्लाइंस टिल द मेसोपॉज एंड इन इट डिक्लाइंस टिल द मेसोपॉज। इसका मतलब क्या हुआ, मेसोपॉज द ट्रांजिशन लेयर, ठीक है। यानी इसका जो टॉप पार्ट हो जाएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये कहला जाएगा मेसोपॉज, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड लेयर। लगभग इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 30 किलोमीटर के आसपास। सी लेवल से बात करें तो 50 से 80 किलोमीटर ऊपर। टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, ठीक है। यहां पर क्या था, टेम्परेचर डिक्लाइंस पहले वाले लेयर में, दैट इज ट्रोपोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर का बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, यहां पर उल्टा हो जाता है, ठीक है। यहां पर टेम्परेचर फिर डिक्रीज करता है। पोलर मेसोस्फेरिक क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन मेसोस्फेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। क्या, तो पोलर मेसोस्फेरिक क्लाउड, मेसोस्फेयर है, मेसोस्फेरिक क्लाउड बनता है इन दिस लेयर। दे आर द हाईएस्ट क्लाउड्स इन द एटमोस्फेयर, हाईएस्ट क्लाउड है एटमोस्फेयर का, एंड आर विजिबल विद नेकेड आई, ये खुली आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। द मेसोस्फेयर इज आल्सो अ लेयर वेयर meteors burn up while entering in the atmosphere. Mesosphere is also a layer, ये वही लेयर है जहां पर अगर मेटियोर आ गया तो इतना ज्यादा फ्रिक्शन मिलता है इसको कि ये बर्न अप हो जाता है, जल जाता है, इसके डस्ट हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर में बिखर जाते हैं। The lowest temperature in the atmosphere occurs at mesopause, जो सबसे कम टेम्परेचर है ना, वो मेसोपॉज में ही देखने को मिलता है। तो मेसोपॉज में क्या है, लोवेस्ट टेम्परेचर, ठीक है। देन मेटियोर्स इंटर करेगा इसमें, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा जैसे जैसे एल्टीट्यूड हम लोग इंक्रीज करेंगे। अब लास्ट जो लेयर है वो है थर्मोस्फेयर। द प्रोपोर्शन ऑफ एटमोस्फेयर बियॉन्ड द मेसोपॉज इज नोन एज थर्मोस्फेयर, ठीक है। अब इसके बाद का जो भी लेयर है वो सारा क्या कहलाता है, वो सारा का सारा थर्मोस्फेयर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, थर्मोस्फेयर। दिस इज थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। द थर्मोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम 80 से 1000 किलोमीटर, ठीक है। बियॉन्ड 640 किलोमीटर थर्मोस्फेयर इज डिस्क्राइब्ड एज एक्सोस्फेयर, यानी 640 किलोमीटर के बाद जो थर्मोस्फेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, मान लो ये वाला लेयर के बाद हम इसको क्या कहेंगे, एक्सोस्फेयर कहेंगे,
ठीक है। इन द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीजेस। सी, थर्मो का मतलब ही होता है हीट, टेम्परेचर से रिलेटेड, यानी टेम्परेचर इंक्रीजेज रैपिडली विथ एल्टीट्यूड। पहले वाले लेयर में टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, दूसरे वाले लेयर में टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, तीसरे वाले लेयर में टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, और थर्मोस्फेयर विच इज द लास्ट वन, यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीजेज रैपिडली विथ एल्टीट्यूड, बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, इसलिए इसका नाम थर्मोस्फेयर भी डाला गया है। नाउ थर्मोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स। अब थर्मोस्फेयर को हम लोग दो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसा चीज दिया है, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोपॉज, मेसोस्फेयर, मेसोपॉज, थर्मोस्फेयर। अब ये थर्मोस्फेयर जो है इसको हम लोग दो में डिवाइड किए, एक आयनोस्फेयर और एक एक्सोस्फेयर, यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट एक्सो चला जाएगा और जो थोड़ा नीचे वाला पार्ट होगा ये आयनोस्फेयर होगा। सो 90 किलोमीटर टू 640 किलोमीटर अबव द सी लेवल इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स नोन एज आयंस, इसलिए इसका नाम आयनोस्फेयर है। तो यहाँ पर जो है हम लोग को आयनोस्फेयर देखने को मिल जाएगा। सो ये वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, दिस पार्ट, ये हमारा कहलाएगा क्या, आयनोस्फेयर, है ना। द रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है, जो भी रेडियो वेव है वो यहीं से रिफ्लेक्ट बैक होता है टू अर्थ बाय दिस लेयर, thus it is an important layer in radio communication. रेडियो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस लेयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल ऑरोराज इन द स्काई, है ना, स्काई में कुछ ऐसा सुंदर से ऑरोराज दिखते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आयनोस्फेयर रिस्पॉन्सिबल है। रेडियो वेव वगैरह यहीं पर होता है, ठीक है। अगर ये नहीं होता आयनोस्फेयर तो हम लोग सैटेलाइट से जो भी FM AM या इंटरनेट वगैरह कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। दिस लेयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल दिस, एग्जाम्पल ऑरोरा बोरेलिस और नदन लाइट्स प्रोड्यूस्ड ओवर द आर्कटिक रीजन। याद है आर्कटिक रीजन कहाँ है, आर्कटिक एंटार्कटिक, आर्कटिक नॉर्थ पोल, तो उस रीजन में, है ना, नदन लाइट्स जो है दैट इज द वेरी ब्यूटीफुल एज सच लाइट का दिखता है, वो आयनोस्फेयर के कारण है भाई। चलिए, एक्सोस्फेयर इट एक्सटेंड्स अबव 640 किलोमीटर के ऊपर टू आउटर स्पेस। अब यहाँ पर जब आ जाएंगे ऊपर वाले लेयर में तो ये क्या कहला जाएगा, दिस इज एक्सोस्फेयर। It is the highest layer of atmosphere but very little is known about it. बहुत कम इसके बारे में पता है। This layer is extremely rarefied and the density is extremely low. बहुत कम डेंसिटी इसका रहेगा, बहुत कम, इसलिए rarefied लिख दिया है, रेयर है ये, मीडिया जो है वो रेयर है, डेंसर नहीं है। ग्रेजुअली मर्जेज विथ आउटर स्पेस, और धीरे धीरे आउटर स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ दी हुई हैं, एल्टीट्यूड इन हाइट दिया हुआ है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है। देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ते जा रहा है टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, समझ में आ रहा है। इसके बाद ये ट्रोपोपॉज है, थोड़ा लगभग टेम्परेचर एक जैसा है। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में देखो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, सडनली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। तो स्ट्रेटोस्फेयर को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक जहां पर टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ रहा है, एक सडनली बढ़ रहा है। इसके बाद स्ट्रेटोपॉज हो जाता है। स्ट्रेटोपॉज जो है ये अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। देन मेसोस्फेयर स्टार्ट होता है। मेसोस्फेयर में देखो टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्लाइन करना शुरू हुआ। टेम्परेचर जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर घट जा रहा है, टेम्परेचर यहाँ ज्यादा है, देखो यहाँ टेम्परेचर कम है। इसके बाद मेसोस्फेयर में टेम्परेचर, मेसोपॉज में टेम्परेचर जो है वो लगभग नॉर्मल है। इसके बाद देखो आपकी टेम्परेचर सडनली सड़क से ये इंक्रीज हो रहा है और फिर सडनली टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। दिस इज द थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में लोअर पार्ट इज आइनोस्फेयर, अपर पार्ट इज द एक्सोस्फेयर। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ओजोन लेयर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ओजोन लेयर हम लोग को देखने को मिलने वाला है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। कहाँ देखने को मिलने वाला है, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोअर पार्ट में यहाँ ओजोन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर O3 देखने को मिल रहा है। डेंसिटी इसका ज्यादा है, यहाँ डेंसिटी कम मिलेगा। और ट्रोपोस्फेयर में आपको जितने भी
वाटर वेपर है, एयर है, मिक्सिंग ऑफ एयर जो हो रहा है, डस्ट पार्टिकल हो रहा है, ये सारे कुछ जो भी होंगे वो आपको ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर CFCs की का डेंसिटी बढ़ जाएगा तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो स्ट्रेटोस्फेयर में जाएगा, है ना। देखो TSMT, TSMT, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर मतलब हीट, वो सबसे ऊपर का है मान लो। ट्रोपो इज सबसे नीचे का, स्ट्रैटो और मेजो, है ना। M के बाद आता है S, तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो MNOPQRST, ठीक है। तो MST और T, ये याद रखना है, क्लियर। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगा CFC का, वो ओजोन को डिप्लीट करना शुरू करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया। सो दिस इज द स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जोन पर। देखते हैं क्या है वो। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, 2 जोन है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। विच आर एज फॉलोज, एक होमोस्फेयर और एक हेट्रोस्फेयर। होमो इज रिलेटेड टू बराबर बराबर, हेट्रो मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द लोअर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 90 किलोमीटर अबव सी लेवल। This zone is uniform mixing zone of various atmospheric gases which are mixed in homogeneity. The main constituent gas are oxygen है, नाइट्रोजन है। अदर इंपॉर्टेंट गैस क्या क्या हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, हीलियम होगा, आर्गन होगा, हाइड्रोजन होगा, एटसेट्रा। दिस लेयर कंसिस्ट, इंपॉर्टेंट कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बाकी जो चीजें उसको लो ले लो, है ना। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। मैं देख रहा था कि वीडियो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। अब ये लेयर में क्या क्या आता है, ट्रोपोस्फेयर आता है, स्ट्रेटोस्फेयर आता है, मीजोस्फेयर आता है एंड लोअर पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर आता है। मतलब ट्रोपोस्फेयर आ गया, इसके ऊपर ट्रोपोपॉज, देन स्ट्रेटोस्फेयर आ गया, देन स्ट्रेटोपॉज, देन मेजोस्फेयर आ गया, देन मेजोपॉज एंड देन थर्मोस्फेयर का लोअर पार्ट, थर्मोस्फेयर का लोअर पार्ट, ठीक है। ये जो है वो थर्मोस्फेयर का लोअर पार्ट एंड थर्मोस्फेयर का अपर पार्ट, ठीक है। तो लोअर पार्ट आ गया, ये जो होता है ये होमोस्फेयर कहलाता है। ये पूरा मिलकर के क्या कहला रहा है, होमोस्फेयर कहला रहा है। नेक्स्ट आते हैं हेट्रोस्फेयर। दिस जोन एक्सटेंड फ्रॉम 90 किलोमीटर टू 10,000 किलोमीटर, ठीक है। डिफरेंट लेयर ऑफ दिस जोन वेरीज इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग जो जोन है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होता है। जैसे मॉलिक्यूलर, देयर आर 4 डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ गैसेस इन दिस स्फीयर। 4 डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ गैस है इस लेयर में, इस स्फीयर में, हेट्रोस्फीयर में। देखो ये क्या हुआ, ये 90 किलोमीटर तक हुआ, है ना, यहां से यहां, दिस इज 90 किलोमीटर। और यहां से यहां यानी ये जो पूरा जा रहा है, दिस इज फ्रॉम 90 टू 10,000। आप लोग सर देखने में 90 ज्यादा लग रहा है, 10,000 कम लग रहा है। हाँ, मान लो भाई, नहीं मानोगे तो हम क्या करें, बताओ हम क्या करें। नहीं मानोगे तो हम क्या करें, हम यही करेंगे, लो ये लोअर पार्ट बना दिए, भाई पूरा जो है अपर पार्ट होगा, एरर है। दिस इज थर्मोस्फेयर। और अब तो मान जाओगे कि हाँ ये सब 10,000 दिखता है देखने में, 10,000 किलोमीटर, है ना। सो ये 90 किलोमीटर, ये 10,000 किलोमीटर अभी भी नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। यानी मतलब है देखो 90 किलोमीटर कितना कम हो गया और ये रीजन कितना ज्यादा हो गया, है ना। और इस 10,000 वाले रीजन में 4 डिस्टिंक्ट लेयर्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन सा, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लेयर 90 से 200 किलोमीटर में। इसका मतलब यहां से जब 200 किलोमीटर तक जाएंगे, ठीक है, यहां से 200 किलोमीटर गए
तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लेयर मिलेगा। एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर 200 से 1100 किलोमीटर में एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर, यानी ऑक्सीजन का एटम मिल रहा है भाई, है ना। मॉलिक्यूल नहीं है ऑक्सीजन का, O2 नहीं है, एटॉमिक लिखा है यानी O लिखा है। फिर हीलियम लेयर है अप टू 3500 किलोमीटर, 200 से 1100 अप टू 35 तक क्या है, हीलियम का लेयर है, क्योंकि हीलियम गैस हल्का होता है ना। और हीलियम से भी हल्का हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन तो आगे और बढ़ जाएगा ना, आई बात समझ में। हाइड्रोजन लेयर इट एक्सटेंड्स अप टू द आउटर मोस्ट लिमिट ऑफ एटमोस्फेयर, ये हो गया हीलियम का, और हीलियम के आगे जो है ये हाइड्रोजन का लेयर हो गया। दिस इज हाइड्रोजन का लेयर, पूरा ऊपर तक, और थोड़ा और ऊपर चला जाता है, मिल जाता है जब बाहर के इसमें से, है ना, आउटर मोस्ट लिमिट से। तो यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट गैसेस है इस होमो स्फीयर में, दो इंपॉर्टेंट गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब वही नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है वो हेट्रो वाले में भी गया, लेकिन ये एक जैसा नहीं रहता। चलिए, सो क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ट्रोपो, स्ट्रेटोपॉज, मेसोस्फीयर, मेसोपॉज, है ना। ये 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर का दिखला दिया, दिस इज द ट्रोपोपॉज, अच्छी बात है। दिस इज द होमोस्फीयर दिखा दिया, एंड दिस इज द हेट्रोस्फीयर, यहां से लेकर के ऊपर तक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर के बारे में। अब ये हाइड्रोस्फीयर क्या था, तो जो हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे, और अर्थ का जो 4 स्फीयर है, जिसमें पहला एटमॉस्फेयर है, दूसरा हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है। तो एटमॉस्फेयर हमारा कंप्लीट हो गया, आ रहे हैं हम लोग हाइड्रोस्फीयर में। बात समझ में आया। तो हाइड्रोस्फीयर इट इज द डिसकंटिन्यूअस लेयर ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। कंटिन्यूअस नहीं है ना, डिसकंटिन्यूअस है, कुछ यहाँ तालाब है तो कुछ वहां नदी है। विच इंक्लूड सरफेस वाटर है, इसमें क्या क्या आ जाता है, तो देखो सरफेस वाटर भी हाइड्रोस्फीयर में है, जो सरफेस में आपको पानी दिख रहा है, बोथ फ्रोजन एंड लिक्विड, जो भी जमा हुआ है या जो लिक्विड फॉर्म है। जमा हुआ कहाँ मिलेगा, नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में, राइट। इसके बाद ग्राउंड वाटर है इन सॉइल्स एंड रॉक्स। ग्राउंड वाटर कहाँ मिलेगा, जब आप बोरिंग करते हो, जब आप कुआं खोदते हो, हैंड पंप लगाते हो, तब अंडरग्राउंड वाटर आपको निकल के आता है ना। तो अंडरग्राउंड वाटर सॉइल में हो या रॉक में हो, वो मिलेगा। अरे बाबा, खेत में पानी पटाते हैं, यानी पानी डालते हैं, तो खेत गीली होती है, तो वो थोड़ी ना पूरा का पूरा एकदम नीचे से जाता है, थोड़ा नीचे जाता है, दैट इज ऑल्सो ग्राउंड वाटर, है ना। तो सॉइल एब्जॉर्ब करके रखता है, तो सॉइल में जो वाटर है वो, या रॉक्स में जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर ये। और एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, जो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है, ये भी हाइड्रोस्फीयर में आ जाता है, ठीक है। The Earth's hydrosphere is more than 4 billion years older, and it continues to change in size due to sea floor spreading and continental drift, which rearranges the land and oceans on the Earth's surface। ठीक है, क्योंकि अंदर भी कुछ प्लेट्स वगैरह हैं, वो अपने आप को अरेंज करते हैं, इसलिए आप देखोगे कि वाटर टेबल जो है वो भी शिफ्ट करता है। कहीं पर पानी अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा था, तो कभी कई साल बाद वहाँ पर पानी खत्म हो गया है या चला गया है। तो ये चीजें हैं। द फॉलोइंग 3 टेबल्स डिस्ट्रीब्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। कौन कौन सा 3 टेबल है भाई, टोटल ग्लोबल वाटर का टेबल, टोटल फ्रेश वाटर, और सरफेस एंड अदर फ्रेश वाटर। ग्लोबल वाटर ओशन में देखो 96.5% ओशन में, समुद्र में है। फ्रेश वाटर का बात करें यानी नदी वगैरह में, तो 2.5% है। सलाइन ग्राउंड वाटर की अगर बात करें 0.93% है। सलाइन लेक्स का अगर बात करें, है ना, लेक्स का, तो 0.07% है। टोटल फ्रेश वाटर की अगर बात की जाए, यानी फ्रेश वाटर 2.5% है। 2.5% का जो ग्लेशियर और आइस कैप में है वो इतना परसेंट है। ग्राउंड वाटर में बात करो तो इतना है। बोरिंग करते हैं, मीठा पानी निकला, फ्रेश वाटर, दैट इज ग्राउंड वाटर, है ना। देन सरफेस वाटर एंड अदर फ्रेश वाटर 1.3% है। सरफेस एंड अदर फ्रेश वाटर में आइस एंड
देखो सरफेस एंड अदर फ्रेश वाटर, ये वाला जो है जो कि 2.5% का 1.3% है, और 1.3% में आइस एंड स्नो सबसे ज्यादा 73.1% है, लेक्स 20, सॉइल मॉइस्चर, स्वैम्प एंड मार्शेस, रिवर्स, एटमॉस्फेरिक वाटर, बायोलॉजिकल वाटर। बायोलॉजिकल वाटर समझ रहे हो, पेड़ पौधों में, घास में, है ना, एल्गे में, ह्यूमन बॉडी में, है ना, या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी वाटर है वो 0.22% है। समझ में आ रहा है? तो सबसे अधिक पानी कहाँ है? ओशन में, 96.5%। Thus, out of the total global water, 96.5% is distributed in the ocean of Earth, and only 2.5% of total global water is fresh water. Fresh water ही पीने योग्य है। आप समुद्र में जाके पानी नहीं पी सकते हो, बहुत खारा लगेगा, पी पाना बहुत मुश्किल है, ज़्यादा पियोगे तो बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेश वाटर ही हम लोग पीते हैं, वो जो कितना है 2.5% ही है। About 69% of this fresh water is stored in ice cap and glaciers. Rest of the fresh water is stored in groundwater, and surface and other fresh water is इतना % है। Out of the total surface and other fresh water, ice and snow constitute 73%, lakes constitute 20.1%, moisture in soil constitute इतना %, swamps and marshes constitute इतना %। वही जो वहाँ लिखा है उसी चीज को यहाँ पर लिख दिया है। बढ़ते हैं आगे ओशन में। They constitute 70% area of the earth surface. अर्थ सरफेस का अगर बात करें तो 70% एरिया ओशन का ही है, जिसमें 96.5% वाटर है। देखो वाटर कितना इंपॉर्टेंट है ना, नेचर ने इतने सारे पानी दे रखे हैं, इसी ओशन से इवेपोरेट होकर के वाटर जाता है, वाटर वेपर बनता है, और ये क्लाउड फॉर्म करता है, और फिर बारिश होती है, ग्राउंड वाटर मेंटेन होता है। चलो, दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन्स द मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट मॉइस्चर, है ना, थर्मल, terrestrial energy and solar insolation from the sun. This energy is transferred between the equator and the poles with the help of surface currents, winds and keep ocean current. ये भी मेंटेन रखता है ये। ओवर 40% सब एक दूसरे से रिलेटेड है। एगो को जहां डिस्टर्ब करोगे, जैसे नहीं एक लाइन से साइकिल लगा होता है, एक साइकिल को डिस्टर्ब करोगे सारा साइकिल धक 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 करके गिर जाएगा। उसी तरह से ये है, अगर एक भी डिस्टर्ब होगा तो बाकी चीजें भी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएंगी। ओवर 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, इसलिए कहते हैं कि नेचर के अनुसार से रहना चाहिए, नेचर के अनुसार से जीना चाहिए, नेचर के अगेंस्ट नहीं चलना चाहिए, नहीं तो सिर्फ अपने को नुकसान नहीं है बल्कि आने वाले जनरेशन को भी नुकसान है, पूरे इन्वायरमेंट को नुकसान है, पूरी धरती को नुकसान है। Over 40% of the world's population live near coastal areas. The distribution of the ocean and sea is highly irregular in different latitudinal belts as well as in the northern and southern hemisphere. The four major oceanic bodies क्या क्या है? देखो, एक तो भाई आप आ जाओ पैसिफिक ओशन, पढ़े हो, देखे हो मैप में, आर्कटिक, एटलांटिक, आर्कटिक ओशन, एटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन। ठीक है, तो 4 मेजर ओशनिक बॉडीज है। द फर्स्ट 3 ऑफ दीज टुगेदर कंस्टिट्यूट 90%, ये लोग 3 लोग मिलकर के 90% कंस्टिट्यूट करते हैं। द पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशन, पैसिफिक लार्जेस्ट ओशन है, बोथ इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया भी इसका ज़्यादा है और वॉल्यूम भी, वाटर में इसका वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा है, क्योंकि एरिया सरफेस जो है वो वॉल्यूम ज़्यादा रख रहा है तो उसमें वाटर भी ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट आते हैं कंपोजिशन ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। डिजॉल्व सॉल्ट्स आर एडेड टू द सी वाटर आता है फ्रॉम द इरोजन ऑफ द रॉक्स ऑफ द अर्थ सरफेस एंड फ्रॉम द इरप्शन ऑफ वोल्केनिक मटेरियल्स अलोंग ओशनिक रीजेस। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ जमीन के अंदर से, जो है वो हिंदी में कहते हैं इसको लावा निकलना। ठीक है, दैट इज वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनोज जो हुआ है ना, तो ये जब ओशन में जाता है तो बहुत सारे सॉल्ट्स को ये उसमें मिला देता है। तो आप सोच के देखो कि अर्थ के अंदर कितने सारे सॉल्ट्स हैं डिपोजिटेड, राइट। नाउ दीज आर लॉस्ट बाय प्रेसिपिटेशन टू ओशन फ्लोर सेडिमेंट्स। वाटर का प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट होगा वो नीचे 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 सेटल डाउन होता जाएगा।
ठीक है। These dissolved salts make the ocean saline, but the degree of salinity varies from ocean to ocean, ठीक है। ओशन टू ओशन salinity vary करता है। The concentration of salt in the water is affected by temporal and regional variation in erosion, precipitation and by surface evaporation and the addition of fresh water from rainfall and river flow. For example, the percentage of salt in North Sea, है ना, is less than that of Atlantic. नॉर्थ सी में जितना परसेंटेज है सॉल्ट का वो कम है एज कम्पेयर टू अटलांटिक, बट इन द मेडिटेरियन द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट इज कंसिडरेबली ग्रेटर। मेडिटेरियन सी की अगर बात करें तो वहां पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। द एवरेज सैलिनिटी की अगर बात करें ऑफ द सी वाटर इज 35 पार्ट्स पर 1000 ppt, part per 1000, that is on the average 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर। अगर सी वाटर का 1000 ग्राम ले लो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 केजी अगर समुद्र का पानी लेते हैं, उस समुद्र के पानी में 35 ग्राम डिजॉल्व आपको मिलेगा। दिस इज 35 पार्ट पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर में 35 ग्राम सॉल्ट है, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ यानी 1 केजी पानी में 35 ग्राम आपको सॉल्ट मिल जाएगा। फिर आप समुद्र के पास जाइए, इवेपोरेट करिए, निकाल के लाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ दीज सॉल्ट्स आर एज फॉलोज। अब उस सॉल्ट का प्रोपोर्शन क्या है देखो। सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा है, मैग्नीशियम क्लोराइड 3 है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। द कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट इन द ओशन वाटर क्या क्या है? ऑक्सीजन सबसे अधिक, हाइड्रोजन है, ओके, क्योंकि भाई H2O है ना, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा ही होगा। क्लोरीन है, सोडियम है, ओके, मैग्नीशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ब्रोमीन है, कार्बन है, इनऑर्गेनिक, स्ट्रॉन्शियम है, टोटल 99.718। द रेस्ट इज मेड अप ऑफ अदर डिजॉल्व्ड गैसेस। आप बोलेगे सर ये 99.718 ही हुआ, बाकी कहाँ चला गया पॉइंट में? तो वो अदर डिजॉल्व्ड गैसेस होता है। सी वाटर डिराइव्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। सी वाटर ऑक्सीजन कहाँ से ला रहा है? नो डाउट वाटर है तो इसका फॉर्मूला H2O तो होगा। तो आप बोलोगे ऑक्सीजन यहाँ है, नहीं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहाँ से ला रहे हैं? फ्रॉम द एयर एंड ऑल्सो थ्रू फोटोसिंथेसिस बाय मैरीन प्लांट्स। सो मैरीन प्लांट जो भी है, जो सबमर्ज्ड है, अंदर है, वो भी तो ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है ना, तो इसलिए उसमें डिसॉल्व हो जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ सी वाटर इज ऑल्सो हाई। इट्स सोर्सेज आर द एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर से आ रहा है, रिवर वाटर से आ रहा है, लाइफ एक्टिविटी ऑफ मैरीन एनिमल्स जो हैं उनके द्वारा आ रहा है, वोल्केनिक इरप्शंस जो हो रहे हैं उसके द्वारा भी CO2 आ रहा है। द ओशन आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ अर्थ्स वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में अर्थ ओशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर साइकिल हम लोग बाद में देखेंगे, यहीं पर है ना। मोस्ट ऑफ द इवेपोरेशन ऑन अर्थ कम्स फ्रॉम द ओशन। देख रहे हो, इवेपोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मोस्ट ऑफ द इवेपोरेशन ऑन अर्थ कहाँ से हो रहा है? ओशन से हो रहा है। एंड मोस्ट प्रेसिपिटेशन फॉल्स ऑन द ओशंस, क्योंकि ओशन का एरिया भी बड़ा है, जो भी ये ज्यादा दे रहा है तो ये ज्यादा ले भी रहा है। नेचर का ये रूल है, जो जितना ज्यादा देता है वो उतना ज्यादा लेता है। आप देना नहीं जानोगे तो आपको मिलेगा भी नहीं। इसलिए नॉलेज है, नॉलेज दो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको रॉन्ग वे में लेना है, बट अच्छी चीजें दीजिए, अच्छी चीजें लीजिए। द ओशंस अलॉन्ग विथ द एटमोस्फेयर keep earth's surface. The ocean along with the atmosphere keep earth's surface temperatures constant. देख रहे हो, ओशन का काम क्या है कि अर्थ सरफेस का टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखना। एज दे डिस्ट्रीब्यूट हीट अराउंड द अर्थ, क्योंकि ये अर्थ के अराउंड जो है वो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। दीज ओशन एब्जॉर्ब हीट नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के नजदीक में ये हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है। एंड देन ट्रांसपोर्ट द एनर्जी टू पोलर रीजन, वहां से लेकर के वो पोलर रीजन को ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है। द ओशन ऑल्सो हेल्प इन मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट। तो सिर्फ कहने का नहीं है कि समुद्र पानी वहीं बैठा हुआ है, नहीं नहीं, वो वहां पर बैठ कर कितनी चीजों को रेगुलेट कर रहा है। ये हम और आप जो है
ये स्थूल दिमाग से नहीं समझ सकते, ठीक है। वो जब तक पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, दिमाग थोड़ा सूक्ष्म नहीं होगा तब तक। दैट्स व्हाई एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं, द हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल क्या है, ठीक है। इसी को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, इसको वाटर साइकिल कहते हैं। इट डिस्क्राइब्स हाउ वाटर इज साइकिल्ड थ्रू द हाइड्रोस्फीयर ऑन अर्थ, ठीक है। वाटर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ सरफेस इन ऑल थ्री फेजेस, दैट इज सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैसियस फेज में है। आप जान रहे हो लिक्विड फेज में है पानी की तरह, सॉलिड फेज में जहां बर्फ जमा हुआ है, और गैसियस फेज में जो वाटर वेपर के फॉर्म है, राइट। And in many forms as lakes and rivers, glacier, ice sheet, ocean and seas and underground water and vapor and the air and clouds, इन सब में water जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट है। The water cycle consists of four major process, that is evaporation, transpiration, condensation, precipitation। सबसे पहले evaporation, इसके बाद transpiration। ट्रांसपिरेशन होगा, पानी जाएगा, क्लाउड बनेगा। इवेपोरेशन होगा, पानी जाएगा, क्लाउड बनेगा। कंडेंस होगा, कंडेंसेशन मतलब क्या, जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। एंड देन प्रेसिपिटेशन, वो डिफरेंट फॉर्म में नीचे की तरफ आएगा। सो पहले इवेपोरेशन देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस। ये आप हम सब लोग जान रहे हैं, इस चीज को पढ़ रहे हैं बचपन से कि लिक्विड जब गैस में चेंज होता है तो इवेपोरेशन कहते हैं। इन द वाटर साइकिल, लिक्विड वाटर इन द ओशन, लेक्स और रिवर्स इवेपोरेट एंड बिकम वाटर वेपर। ये वाटर वेपर बनता है, और कौन इसको हेल्प करता है, तो सनलाइट जो है वो हेल्प करता है, मतलब सनलाइट जो है वो हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो विंड है वो भी हेल्प करता है इवेपोरेशन में। सो वाटर वेपर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एयर वी ब्रीथ। जो आप एयर ब्रीथ कर रहे हो, इसमें वाटर वेपर नहीं जा रहा है क्या, जा रहा है। वाटर वेपर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस सच एज वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना ग्रीन हाउस गैस में वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब आता है। कीप्स द अर्थ वार्म एनफ टू मेंटेन लाइफ। लेकिन यही ग्रीन हाउस गैस अगर बढ़ जाए जरूरत से ज्यादा, तो ये क्या करेगा, ये अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप जानते हो ग्लेशियर सब पिघलेगा, है ना, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग का ये है ना, तो एक शिकारी था, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, है, जाल बिछाएगा, पर जाल में नहीं फंसना। उसी तरह से हम लोग रटते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का ये कॉन्सिक्वेंसेस होता है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल लेवल पर हम लोग कितना भी कुछ कर लें, वर्ल्ड लेवल पर देख लो लड़ाई तो चल ही रहा है कि नहीं। कीप्स द अर्थ वार्म एनफ टू मेंटेन लाइफ। तो ये बना इसलिए है, ये चीजें इसलिए रखी गई हैं ताकि अगर अमाउंट सही रहे, नॉर्मल रहे सब कुछ, तो अर्थ को वार्म करके ये रखेगा और लाइफ को मेंटेन करेगा। द इवेपोरेशन इज प्राइमली ड्राइवन बाय द सन। बिल्कुल, सन ना रहे तो खत्म। एंड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय विंड। क्या आप ह्यूमन जो है वो सन के जैसा कुछ बनाने का कोशिश तो कर रहा था, लेकिन नहीं बना सकता, पॉसिबल नहीं है। और कितना खर्चा करेगा वो आर्टिफिशियल सन बना करके भाई। एंड इज ऑल्सो, जो ऑलरेडी जो सन है उसका इज्जत करो ना। आर्टिफिशियल सन बनाने चल दिया करोड़ों करोड़ डॉलर खर्च करके। मैंने कभी एक बार सुना था आर्टिफिशियल सन बन रहा है, ठीक है, जो सन के जैसा एनर्जी इतना देगा, ऐसे 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 ऐसे, वहां पर प्लांट फोटोसिंथेसिस, क्या मगजमारी है यार। जो सन ऑलरेडी रोशनी दे रहे हैं उनका तो इज्जत करना नहीं है। एंड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय विंड, टेम्परेचर एंड द डेंसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर। चलिए, ट्रांसपिरेशन क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड सॉइल्स। सॉइल से, प्लांट से जो वाटर वेपर निकल रहा है वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर थ्रू माइक्रोस्पोरिक पोर्स, उसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा ज्यादा से ज्यादा लीफ में होता है। ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट से इन्फ्लुएंस होता है, और सो इज ऑफन एसोसिएटेड विद द सन। सन से ये इन्फ्लुएंस्ड है। प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन, ओके, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन बोथ कंबाइंड इवेपोट्रांसपिरेशन बन गया, है ना। क्या बन गया, इवेपोट्रांसपिरेशन बन गया। इज द कंबाइंड कंपोनेंट ऑफ इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन एंड इज यूज्ड टू इवैल्यूएट
द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द एटमोस्फेयर, कितना वाटर का मूवमेंट होता है एटमोस्फेयर में, वो हम लोग इवेपो ट्रांसपिरेशन से जानते हैं। कंडेंसेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ गैस चेंजिंग इनटू लिक्विड। जब गैस लिक्विड में चेंज होता है उसको कंडेंसेशन कहते हैं। वाटर साइकिल में वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर कंडेंसेस एंड बिकम लिक्विड। कंडेंसेशन कैन अकर हाई इन द एटमोस्फेयर और एट ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल में भी हो सकता है, या काफी हाई में जब जाएंगे तो वहां पर टेम्परेचर कम मिलेगा, टेम्परेचर कम मिलेगा तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। क्लाउड्स form as water vapor condenses or become more concentrated, like evaporation. Condensation is also influenced by the solar energy. देख रहे हो, ये भी सोलर एनर्जी से ही इन्फ्लुएंस हो रहा है। As water vapor cools, it reaches its saturation limit or dew point, and condensation take place. Air pressure is also an important influence on the dew point of an area. Air pressure भी इसमें important role play करता है। Next is precipitation. It describes any liquid or solid water. कोई भी liquid water हो या solid water हो, है ना, जैसे नहीं बर्फ भी गिरता है, स्नो भी गिरता है, तो that is solid, that falls on earth as a result of condensation in the atmosphere. उसको हम लोग precipitation कहते हैं। Precipitation includes rain, है ना, rain है, स्नो है, हेल है। प्रेसिपिटेशन इज आइदर एब्जॉर्ब इनटू द ग्राउंड, या तो ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और रन्स ऑफ इनटू रिवर, या तो नदियों में बहेगा, बह करके फिर समुद्र तक पहुंचेगा। वाटर दैट वाज एब्जॉर्ब इनटू द ग्राउंड इज टेकन अप बाय प्लांट्स। जो ग्राउंड में एब्जॉर्ब होगा वो प्लांट के द्वारा ले लिया जाएगा, या फिर, है ना, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन, या फिर सनलाइट के द्वारा, या फिर सॉइल जो एब्जॉर्ब किया वो फिर बाहर निकलेगा। थोड़ा सा ब्लर हो गया है, नहीं कोई नहीं, पढ़ लेंगे। चलो, प्लांट्स लूज वाटर फ्रॉम द सरफेस एज वेपर बैक इनटू द एटमोस्फेयर। अब प्लांट जो है, जो वाटर लिया उसी को वो लूज करेगा ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से, वो फिर एटमोस्फेयर में पहुंचेगा। वाटर दैट रन्स इन ऑफ इनटू रिवर फ्लोज इनटू पॉन्ड्स। जो रिवर में गया वही पॉन्ड्स तक जाएगा, लेक्स तक जाएगा, ओशन तक जाएगा। फिर वहां जाने के बाद फिर वो इवेपोरेट होगा तो फिर से क्लाउड बनाएगा एटमोस्फेयर में, फिर से क्लाउड जो है वो क्या होगा, आपका कंडेंस करेगा, है ना। कंडेंस करने के बाद फिर क्या करेगा, प्रेसिपिटेट करेगा। तो इस तरह से ये वाटर साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, ये अपना डायग्राम है। तो ये कहानी था हाइड्रोस्फेयर, है ना। तो एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये दो चीज बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं लिथोस्फेयर में। It is the solid outer part of the earth. The lithosphere includes the upper portion of the mantle and the crust. ये इंपॉर्टेंट है। लिथोस्फेयर में क्या आता है, अपर पोर्शन ऑफ मेंटल एंड क्रस्ट। ठीक है, और ये अगर हम लोग बात करें, इट इज बाउंड बाय द एटमोस्फेयर अबव एंड द एटमोस्फेयर बिलो। इट इज बाउंड बाय द एटमोस्फेयर ऊपर से एंड एटमोस्फेयर बिलो नीचे से। देयर आर टू टाइप ऑफ लिथोस्फेयर है। कितना, दो तरह का, एक ओशेनिक लिथोस्फेयर और दूसरा कंटिनेंटल लिथोस्फेयर। अब ये ओशेनिक लिथोस्फेयर क्या है, कंटिनेंटल लिथोस्फेयर क्या है, ये हम लोग देखते हैं। तो ओशेनिक लिथोस्फेयर इज एसोसिएटेड विथ ओशेनिक क्रस्ट एंड इज स्लाइटली डेंसर देन कंटिनेंटल लिथोस्फेयर। देख लो क्या दिया है, इट इज स्लाइटली डेंसर है देन कंटिनेंटल लिथोस्फेयर। इट इज 7 से 10 किलोमीटर थिक, थोड़ा मोड़ा नहीं, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर यहाँ नहीं है, उतना थिक। And consist mainly of mafic that is rich in magnesium and iron, है ना, mafic crust and ultra mafic mantle, over 90% mafic। यहाँ पर आपको मैग्नीशियम और आयरन देखने को मिलेगा। Its density is 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। बाप रे बाप, 1 सेंटीमीटर के वॉल्यूम पर, लेंथ ब्रेथ हाइट में 3 ग्राम इसका वजन रहता है। ठीक है, इट इज डेंसर देन कंटिनेंटल लिथोस्फेयर, डेंसर है कंटिनेंटल लिथोस्फेयर से। इट थिकनेस एज इट गेट्स ओल्डर, जितना ज्यादा ओल्डर होता है उतना ज्यादा थिक होता है। एंड मूव्स अवे फ्रॉम द मिड ओशन रिज। द थिकनिंग इज अ रिजल्ट ऑफ कंडक्टिव कूलिंग
which converts hot asthenosphere into lithospheric mantle. The oldest oceanic lithosphere is about 170 million year old. ओल्डेस्ट ओसेनिक लिथोस्फीयर को जब देखा गया पता चला वो 170 मिलियन ईयर ओल्ड है एज कंपेयर टू पार्ट्स ऑफ कंटिनेंटल लिथोस्फीयर विच आर बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड. ठीक है, अब आते हैं कंटिनेंटल लिथोस्फीयर में ये क्या है. So it is also called as continental crust. Its thickness varies from 25 से 70 किलोमीटर. The density of continental crust is about 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, तो इसका डेंसिटी कम है, इसका डेंसिटी देखो ज्यादा है. The density of this इतना. It is the layer of igneous. It is the layer of igneous sedimentary rock that forms the continents and the continental shelves. This layer consists mostly of granitic rock. About 40% of the earth's surface is now covered by continental crust, but continental crust make up about 70% of the volume of earth crust. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट क्या है. ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आयरन. ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, सिलिकॉन फिर है ये है ना, एल्यूमिनियम, आयरन. कंपोजिशन ऑफ अपर मेंटल क्या है. सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम डाइऑक्साइड, क्रोमियम डाइऑक्साइड, टिटेनियम ऑक्साइड, NiO नियॉन निकल ऑक्साइड NiO, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड. नेक्स्ट आते हैं टेक्टोनिक प्लेट क्या है. द लिथोस्फीयर इज सब डिवाइडेड इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स. अब ये जो लिथोस्फीयर है इसको हम लोग सब डिवाइड करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स में. दीज टेक्टोनिक प्लेट्स आर अराउंड 100 किलोमीटर थिक, 100 किलोमीटर थिक है, एंड कंसिस्ट ऑफ टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ मटेरियल. दो तरह के मटेरियल इसमें है. एक ओशनिक क्रस्ट, ऑल्सो कॉल्ड सीमा, फ्रॉम सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. Si is silicon, Ma is magnesium. एंड कंटिनेंटल क्रस्ट. ये जो टेक्टोनिक प्लेट है इसके अंदर में इसको हम लोग फर्दर दो में डिवाइड कर रहे हैं. ओशन का हो गया ओसेनिक क्रस्ट और टेक्टोनिक का हो गया कंटिनेंटल का हो गया कंटिनेंटल क्रस्ट. ठीक है, कंटिनेंटल का क्या हो गया कंटिनेंटल क्रस्ट. कंटिनेंटल क्रस्ट में क्या है सियाल. सियाल मतलब सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम. ओशन का बात करें तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलने वाला है, और ये कंटिनेंटल का बात करें तो यहाँ पर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिलने वाला. ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ क्रस्ट डिफर. दोनों क्रस्ट का जो कंपोजिशन है ये डिफर करता है विथ मैफिक बेसाल्टिक रॉक dominating oceanic crust, while continental crust consists principally of lower density felsic granitic rock. felsic granitic rock जो है वो टेक्टोनिक में है, और हाई डेंसिटी का जो बेसाल्टिक रॉक है, मैफिक बेसाल्टिक रॉक है, वो हम लोग को ओशनिक रीजन में मिलता है. टेक्टोनिक प्लेट्स आर सब डिवाइडेड इनटू मेजर प्लेट्स. जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं मेजर प्लेट्स में, प्राइमरी प्लेट्स एंड माइनर प्लेट्स दैट इज सेकेंडरी प्लेट. अब मेजर प्लेट में क्या क्या आता है और माइनर प्लेट में क्या क्या आता है वो देखते हैं. ठीक है, तो मेजर प्लेट जो है उसमें क्या आ रहा है, कंप्राइज द मेजोरिटी ऑफ द कंटिनेंट्स एंड द ग्रेट पैसिफिक ओशन. आप समझ लो ये सब जमीन का टुकड़ा है. ठीक है, तो कौन कौन सा पार्ट इसमें आ रहा है, ये सब टेक्टोनिक प्लेट है. ठीक है, भूखंड है, इज अ लैंड, जो बोलते हैं लैंडस्लाइड, तो लैंडस्लाइड अलग हो गया, बट टेक्टोनिक प्लेट नीचे का है ना, इसके ऊपर में कौन सा जगह बसा हुआ है, तो एक मेजर प्लेट है एक माइनर प्लेट है. तो मेजर प्लेट जो होता है मेजोरिटी ऑफ द कंटिनेंट्स एंड द ग्रेट पैसिफिक ओशन. जो भी मेजोरिटी ऑफ जो कंटिनेंट है ना वो, और जो भी ग्रेट पैसिफिक ओशन है वो
इस मेजर प्लेट में आता है। देयर आर 7 मेजर प्लेट्स ऑन अर्थ। कितने हैं? 7 मेजर प्लेट्स हैं इसमें। कितने? 7। कौन कौन सा? देखो, मेजर कंटिनेंट उठाइए। अफ्रीका, अफ्रीकन प्लेट। एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिक प्लेट। यूरोप एंड एशिया से बन गया यूरेशियन प्लेट। यूरोप और एशिया एक जैसे एक साथ में है ना मैप में। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। सो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। देन नॉर्थ अमेरिका प्लेट, मैप में देखो, ग्लोब के मैप में नॉर्थ अमेरिका इधर जा रहा है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। पैसिफिक प्लेट। देन साउथ अमेरिकन प्लेट, वो अलग है, साउथ अमेरिकन प्लेट। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आओ देखते हैं अफ्रीकन प्लेट। इट इज अ टेक्टोनिक प्लेट अंडरलाइंग अफ्रीका वेस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, ठीक है। एंटार्क्टिक में क्या आता है? कंसिस्ट ऑफ कंटिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका एंड एक्सटेंडिंग आउटवर्ड अंडर द सराउंडिंग ओशंस। देन यूरेशियन मतलब यूरोप और एशियन प्लेट, mainly a continental plate which includes most of the continent of Europe and Asia. It is a major tectonic plate, Indo-Australian का है, formed by the fusion of Indian and Australian plate. तो Indian plate Australian plate का जब फ्यूजन है तो ये Indo-Australian plate बना। North American, mainly a continental plate including most of North America and Greenland. नॉर्थ अमेरिका के उधर में है ग्रीनलैंड। पैसिफिक प्लेट, इट इज एन ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट अंडर द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के अंदर में जो भी प्लेट है वो क्या आ गया? पैसिफिक प्लेट आ गया। साउथ अमेरिकन, इट इज अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट विच इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन। क्लियर है? तो यही अलग अलग भूखंड है ना, ठीक है। तो इसलिए ये सब प्लेट कहलाए, तो ये मेजर प्लेट कहलाए। अब आते हैं हम लोग माइनर प्लेट की तरफ। तो माइनर प्लेट कौन कौन सा है? सो फॉलोइंग आर द माइनर प्लेट्स ऑन अर्थ। पहले गिनने दो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7 वो था और 10 यहाँ लिख लो, 10 ये, 10 में बस, ठीक है। अरेबियन प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। देन बर्मा प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में बर्मा है, म्यांमार भी कहते हैं। देन कैरिबियन प्लेट, कैरिबियन सी का बात हो रहा है। इट इज अ मोस्टली ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट है इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन सी, उधर ही है कैरिबियन सी, ठीक। कैरोलिन प्लेट, इट इज माइनर ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट है नॉर्थ ऑफ न्यू गिनी। नॉर्थ ऑफ न्यू गिनी, न्यू गिनी के नॉर्थ में। कितना इंटरेस्टिंग चीज है देखो। कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट, it is a young oceanic tectonic plate beneath the Pacific Ocean off the west coast of Central America. Then Nazia plate, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन बेसिन, है ना। ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न वाला पार्ट में ये है। न्यू हेब्राइड प्लेट, इट इज अ माइनर टेक्टोनिक प्लेट इन द पैसिफिक ओशन नियर Vanuatu. Then Philippine Sea Plate, it is an oceanic tectonic plate to the east of Philippines. Scotia Plate, it is a minor oceanic tectonic plate between the South America and Antarctic Plate. Somali Plate, major tectonic plate including the east coast of Africa, अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट में, and the adjoining seabed. Most tectonic activity take place at the boundaries of these plate. देखो टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये अपना मूव कर रहा है धीरे धीरे, अपना मूव कर रहा है धीरे धीरे, अपना मूव कर रहा है धीरे धीरे, अपना मूव कर रहा है धीरे धीरे। हो सकता है ये आए 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 आपस में, राइट। तो फ्रिक्शन हो जाए, एक के ऊपर एक ऐसे स्लाइड करने की कोशिश करे। तो ये कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, है ना। और ये जो भी एक्टिविटी होती है ये ऑब्वियसली इसके बाउंड्री में, जैसे एक गाड़ी चल रहा है दूसरा गाड़ी चल रहा है, जब एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को धक्का मारेगा तो पूरा का पूरा चढ़ नहीं ना जाएगा, कभी कभार वैसा होता है, पहले तो धक्का मारेगा, है ना,
तो इस पर जब धक्का मारेगा तो इसका बाउंड्री ना टच करेगा, ठीक है। उसी तरह से ये सब पानी में तैर रहे हैं भाई, ठीक है। वेयर दे कोलाइड, डाइवर्ज और स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर, कोलाइड किया, कोलाइड करके डाइवर्ज कर गया, या फिर स्लाइड ओवर ईच अदर, ऊपर से चढ़ के निकल गया। ला द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट इज मेड पॉसिबल ड्यू टू द रेडियोथर्मल एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मोशन कहाँ नहीं हो रहा है, मूवमेंट कहाँ नहीं हो रहा है, पूरा ये अर्थ मूव कर रहा है भाई, समझ रहे हो। हम लोग को लग रहा है कि जिस धरती पे हम बैठे हुए हैं वो मूव नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, धरती अपने आप में मूव कर रही है ना। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ये तो हो ही रहा है, रोटेशन भी हो रहा है और रिवॉल्यूशन भी हो रहा है, साथ ही साथ अर्थ के अंदर जितने प्लेट्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं। तो वो एनर्जी कहाँ से ला रहा है, टू रेडियो थर्मल एनर्जी ओरिजिनेटिंग ऑन द मेंटल कोर बाउंड्रीज इनसाइड द अर्थ, वहां से एनर्जी आ रहा है, दैट इज रेडियो थर्मल एनर्जी। This energy is released due to the radioactive decay and disintegration of rocks inside core of the earth। अरे भगवान, अर्थ के कोर में जो भी रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, जो भी टूट रहा है, जो भी रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, तो एनर्जी कहाँ जाएगा, उस एनर्जी के द्वारा इन सारे प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और इसी एनर्जी को लेकर के ये लोग मूव कर रहे हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसका रेडियो एक्टिव डिके होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हर चीज जरूरत का है, हर चीज का अपना विशेष महत्व है, कोई भी चीज बेकार नहीं है, कोई भी चीज यूजलेस नहीं होता। ये आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ के भी समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से बॉडी में जो भी ऑर्गन है, भले आज साइंस उसके यूज को नहीं जानता, कह देता है क्या कि वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, लेकिन सही मायने में देखो तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होता। एक समय में अपेंडिक्स को वेस्टिजियन ऑर्गन माना जाता था, इसका कोई काम नहीं है। आज के डेट में इसको काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने वाले सेल्स को रखता है अपने में, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अपेंडिक्स, ठीक है। तो छोटी सी चीज है ये, वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है ये, लेकिन बड़े काम का चीज है। खैर, तो कोई भी चीज वेस्टिजियल नहीं है, सबका कुछ ना कुछ यूज है। अगर आज के डेट में हम लोग नहीं जान रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसको काट के फेंक देना है। अब आ जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर क्या है। लिथोस्फीयर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है भाई, यहीं तो रह रहे हैं, सारा कुछ तो यही है। द लिथोस्फीयर इज द सोर्स ऑफ मिनरल, सोर्स ऑफ मिनरल है ना, सोर्स ऑफ मिनरल है ऑन द अर्थ सरफेस। मिनरल सप्लाई द बेसिक मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ वैरायटी ऑफ कमोडिटीज ऑफ डेली यूज। लिथोस्फीयर इज आल्सो द मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल, ठीक है, सोर्स ऑफ फ्यूल है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, सब यहीं से निकल रहा है। विदाउट दिस फ्यूल्स ह्यूमन लाइफ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। सोच के देखो, कोयला ना हो, पेट्रोलियम ना हो, नेचुरल गैस ना हो, रह पाओगे? नहीं रह पाएंगे। कितनी फैक्ट्रीज जो है वो इसी कोल पर चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी कोल पर ही। अब हाइड्रो पावर का ये हुआ, बट कोल से ही एनर्जी लिया जाता था। गाड़ी, जितने भी हवाई जहाज वगैरह है, सब पेट्रोलियम पर ही तो है। व्हीकल जो भी है, घर में जो भी खाना वगैरह बन रहा है, वो सब नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सब उधर ही से तो है। खैर, लिथोस्फीयर इज responsible for existence of pedosphere on the earth surface। pedosphere क्या है? is a part of the lithosphere made of soil and dirt। मिट्टी और गंदगी मिलकर के पीडोस्फीयर बन रहा है। द पीडोस्फीयर इज क्रिएटेड बाय द इंटरैक्शन ऑफ द लिथोस्फीयर, एटमोस्फेयर, क्रायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, इन सब को मिलकर के पीडोस्फीयर बनता है श्रीमान। देख रहे हैं? लार्ज साइज हार्ड रॉक ऑफ द लिथोस्फीयर आर ग्राउंड डाउन, है ना, टू पाउडर
बाय द मूवमेंट ऑफ विंड्स, विंड बहेगा बार बार उस पर इरोजन करेगा, उसको वो चूर 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 कर देगा, वाटर जाएगा उसको तोड़ देगा, ग्लेशियर्स एटसेट्रा। वेदरिंग एंड इरोजन कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक हाइड्रोस्फेरिक प्रोसेसेस आल्सो वियर डाउन रॉक्स इन द लिथोस्फेयर। द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फेयर, बायोस्फेयर का जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है including the dead remains of plant or animals mix with these eroded rocks to create fertile soil known as pedosphere। ये pedosphere क्या है? इन्हीं चीजों से बना है जो कि काफी फर्टाइल सॉइल आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। सो पीडोस्फेयर एक मैं पीडियाट्रिक एक डिपार्टमेंट होता है ना मेडिसिन में, तो शॉर्ट में लोग उसको पीडो पीडो बोलते हैं, पीडो पीडो पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स जो होता है वो बाल विभाग होता है, बच्चों का विभाग होता है, तो उसको शॉर्ट में पीडो बोलते हैं। तो वही मेरे दिमाग में आया कि पीडोस्फेयर ये जो बन रहा है वह काफी फर्टाइल सॉइल है ना, तो उसी से रिलेट तो नहीं किया है, पीडो बच्चा से रिलेटेड, ठीक है, यानी यंग बच्चा। द लिथोस्फेयर ऑल्सो इंटरैक्ट्स विथ द एटमोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो है वो एटमोस्फेयर से इंटरैक्ट करता है, सही बात है। हाइड्रोस्फेयर से इंटरैक्ट करता है, बहुत सही बात है। क्रायोस्फेयर से करता है, बिल्कुल। एंड टू इन्फ्लुएंस टेम्परेचर डिफरेंस, फॉर एग्जांपल टॉल माउंटेन्स हैव रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर देन वैलीज और हिल्स। द माउंटेन रेंज ऑफ द लिथोस्फेयर is interacting with the lower air pressure of the atmosphere and the precipitation of the hydrosphere to create a cool climate। ठीक है, तो ये चीजें थी जो लिथोस्फेयर के बारे में था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेक्टोनिक प्लेट एंड डिफरेंट रीजन्स इसका, है ना। नेक्स्ट आते हैं बायोस्फेयर में। बायोस्फेयर क्या है, बस एक दो पेज और है, इसके बाद ये चैप्टर हम लोगों का खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट है बायोस्फेयर। नाउ द बायोस्फेयर आल्सो नोन एज द इकोस्फेयर, ठीक है। बायोस्फेयर को हम लोग और क्या कहते हैं, इकोस्फेयर भी कहते हैं। वेट, इकोस्फेयर इज द वर्ल्ड वाइड सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम। जितने भी इकोसिस्टम है उन सबका जो सम अप है वो हमारा बायोस्फेयर है। इट इज द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, दिस इज द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। द टर्म बायोस्फेयर वाज कॉइन्ड बाय जियोलॉजिस्ट एडवर्ड सेस इन 1875। 1875 में एडवर्ड सेस ने इस वर्ड को दिया था, बायोस्फेयर। ही डिफाइंड बायोस्फेयर एज द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस वेयर लाइफ ड्वेल्स। अर्थ के सरफेस में वैसा प्लेस जहां पर लाइफ सस्टेन करता है, लाइफ रहता है। By the most general biophysiological definition, the biosphere is the global ecological system integrating all living beings and their relationship, including their interaction with the elements of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Biosphere and its limit. Biosphere क्या है, इसका लिमिट क्या है? In simpler term, biosphere refers to the narrow zone of the earth. अर्थ का एक नैरो जोन है in which all life forms exist, सारे लाइफ फॉर्म जिसमें एग्जिस्ट करते हैं। इन दिस जोन, इस जोन में ऑल द थ्री एसेंशियल थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ आर फाउंड इन राइट मिक्सचर। तो ये तीन चीजें क्या है, थ्री एसेंशियल थिंग्स क्या है, तो लैंड, एयर एंड वाटर, जमीन, हवा और पानी। हवा, पानी और धरती, जमीन, ठीक है। That is lithosphere, air is atmosphere and water is hydrosphere. This narrow zone is a place where lithosphere, atmosphere and hydrosphere all three meets. The biosphere extends vertically into the atmosphere to about 10 किलोमीटर। देखो
10 किलोमीटर तक का ही है, डाउनवर्ड इनटू द ओशन टू डेप्थ ऑफ अबाउट 10.5 किलोमीटर and into about 27,000 feet on the Earth's surface where maximum living organisms have been found. ऊपर का बात करें तो 10 किलोमीटर, सी लेवल पर बात करें तो डाउन डेप्थ में कितना 10.5 10.5 किलोमीटर, और सरफेस का अगर बात करें हॉरिजॉन्टल तो 27,000 फीट, ठीक है। There are some life forms which are found in extreme conditions. For example, algae, thermophilic bacteria, algae which is supposed to be one of the earliest form of life. ऐसा क्वेश्चन आता है, earliest form of life is the algae, and exist even in the most hostile environment such as frozen Antarctica. जो frozen Antarctica है वहां भी ये अपने आप को सस्टेन कर सकता है। कौन? The algae. ऑन द अदर एक्सट्रीम साइड अगर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का बात करें, थर्मोफिलिक, देखो फिलिक एंड फोबिक, फोबिक मतलब डरना, फिलिक मतलब उसकी तरफ जाना, ठीक है। यानी जो थर्मोफिलिक हो, जो हीट को चाहता हो, सो हीट लविंग बैक्टीरिया यूजुअली इनहेबिट डीप सी वोल्केनिक वेंट्स हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ मोर देन 3000 डिग्री सेल्सियस। 3000 डिग्री सेल्सियस पर भी ये बैक्टीरिया अपने आप को, अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकता है या करता है, ठीक है। तो आप सोच लो, अबाउट 700 मिलियन ईयर्स अगो, 700 मिलियन ईयर्स अगो, बायोस्फीयर वाज बिलीव्ड टू बी अ नैरो डिसकंटिन्यूअस लैंड encompassing only shallow part of the ocean. As per the trend of expansion of area in terms of the availability of life forms, it can be concluded that after a few million years the limit of biosphere gets extended beyond the upper troposphere. This shows that biosphere has been evolving over the time. Horizontally, the biosphere covers the entire globe, though the life may not be possible in some of the extremely hottest and coldest part. ठीक है, लेकिन इंटायर ग्लोब में ये फैल चुका है। अब क्या है कि however most living things are confined to a narrow band which permits the capture of solar energy through the process of photosynthesis, which is essential for any organic life. This narrow region extends from about 180 to 200 feet below sea level. sea level के 180 से 200 फीट नीचे तक ये लाइफ है। To the highest value of snow line in tropical and subtropical mountain range. When it extends beyond this limit or this line, life forms exist but they become very rare. यहां तक तो ठीक ठाक है, लेकिन इसके बाद भी अगर लाइफ मिल रहा है तो बहुत ज्यादा नहीं है, रेयर है, कम संख्या है। अब आते हैं बायोस्फीयर का क्या क्या कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट है, एक बायोटिक कंपोनेंट है और एक अबायोटिक कंपोनेंट है। तो बायोस्फीयर हैज 3 बेसिक कंपोनेंट, ठीक है। 3 कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट और एनर्जी कंपोनेंट, ठीक है। एनर्जी को कैसे छोड़ सकते हैं? तो इट हैज 3 बेसिक कंपोनेंट्स, बायोटिक which is organic component, abiotic which is physical and inorganic, and energy component. So abiotic component में आते हैं, these components broadly consist of all non-living elements. मतलब नहीं, biotic मतलब life, जिसमें life नहीं है, इसलिए non-living components which are essential for the survival of all living organisms. These are lithosphere है, solid part of the earth crust. अर्थ क्रस्ट का जो सॉलिड पार्ट है दैट इज द लिथोस्फीयर, राइट। देन एटमॉस्फेयर, देन हाइड्रोस्फीयर। ये तीनों चीज जो है वो इसके अंदर में अबायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं। मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, गैसेस है, वाटर है, आर द 3 बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ। ऑर्गेनिक लाइफ के लिए ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं, बिना इसके ऑर्गेनिक लाइफ नहीं हो सकता। अगर लिविंग लाइफ बनाना है या फिर लिविंग सेल बनाना है ना, तो उस सेल को वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो कि डिफरेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स से उसको मिलेगा, राइट।
So lithosphere constitutes the primary reservoir of mineral nutrients, है ना. एटमोस्फेयर इज द मेन रिजर्वर ऑफ गैसेस. लिथोस्फेयर में न्यूट्रिएंट भरा पड़ा है, एटमोस्फेयर में हवा भरा पड़ा है, और ओशन जो है उसमें वाटर भरा पड़ा है, सॉल्ट भरा पड़ा है, रिजर्वायर ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. ये तीनों चीजें मिलकर के उसको जम जम के जीवन देता है, जिंदगी देता है. ठीक है, इसलिए वायुदेव, समुद्र देव और आकाश देव देने वाले हैं भाई. ठीक है, आइए. द जोन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ ऑल दिस थ्री इज द मोस्ट सुटेबल एरिया फॉर द एग्जिस्टेंस organic life. The upper layer of soil and shallow part of the oceans constitute the most important areas for sustenance of organic life. The upper layer of soil permits penetration of gases. Upper layer of soil में क्या होता है, गैस का पेनिट्रेशन होता है, गैस इनसाइड जाता है. एंड परकोलेशन ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर का परकोलेशन उसमें होता है. While shallow part of ocean allows penetration of sunlight. ओशन का जो पार्ट है उसमें लाइट एंटर करता है. इंटरैक्शन ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस, जो कि डिजॉल्व गैसेस है वो इंटरैक्ट करते हैं, और जो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स है वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं. राइट. सो सी बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के कंपोनेंट कह लो या जैसे बना है, ये किससे बना है, तो एटमोस्फेयर, एयर, हाइड्रोस्फीयर, वाटर, लिथोस्फीयर, अर्थ. नेक्स्ट कंपोनेंट जो आता है वो है बायोटिक कंपोनेंट. सो प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स. पहले ह्यूमन बींग्स को एनिमल में रखते थे, अब एनिमल से हटा दिए हैं. बोलते हैं भाई ह्यूमन बींग जो है वो अलग क्वालिटी का एनिमल है, तो इसको बाकी एनिमल के साथ ना जोड़ो. ठीक है. सो प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं कंस्टिट्यूट द थ्री बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट. प्लांट्स क्या है, प्लांट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट among biotic component. They are the only primary producer as they produce their own food through the process of photosynthesis. They are also known as autotrophs. They also help in the cycling and recycling of organic matters and nutrients. सही बात है. Thus plants are the major source of food as well as energy for all organism on earth. इसलिए प्लांट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. एनिमल, while plants are the primary producer, animals are the primary consumer. एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर. Therefore animals are known as heterotrophs. Animals are heterotrophs. There are three main function of animal, that is to use organic matter of plants as food. प्लांट के ऑर्गेनिक मैटर को भोजन की तरह इस्तेमाल करना, टू ट्रांसफॉर्म द फूड इनटू एनर्जी, उस भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करना, एंड टू यूटिलाइज द एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उस एनर्जी को अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज कर लेना. नेक्स्ट आता है माइक्रोऑर्गेनिज्म. दीज कंसिस्ट ऑफ अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे फंजाई का वैरायटी है भाई. देयर नंबर आर डिफरेंट एरिया या डिफरेंट जो जगह है वो जितना सर्च होता जा रहा है उतना ज्यादा बैक्टीरिया, उतना ज्यादा फंजाई का और स्पीशीज जो है वो मिलता जा रहा है. ठीक है. सो दिस इज अनलिमिटेड एंड दे आर पॉपुलरली नोन एज डिकम्पोजर. ये लोग डिकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं. These organisms decompose the dead plant and animals and other organic matters. Through the process of decomposition, they differentiate and separate the complex organic matter into simpler organic matter so that it could be reused by the primary producer, that is the plants. Okay. Energy component क्या है? तीसरा component बायोस्फीयर का. The sun is the major source of energy in the biosphere. This is the third and vital component of the biosphere without which life could not have been possible on this planet.
इट इज एसेंशियल फॉर जनरेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल लाइफ। ना सिर्फ जनरेशन बल्कि इसके रिप्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा ही एसेंशियल है। बहुत ज्यादा क्या, एसेंशियल ही है भाई। ऑल ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर यूज एनर्जी टू वर्क एंड ऑल्सो टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। तो ये सारी चीजें थी, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का। थ्योरेटिकल पार्ट जो भी था और नोट्स के अकॉर्डिंगली वो हम लोगों ने कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराइए, खाइए पीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कर प्रयास